भूदन थिएटर छारानगर प्रस्तुत करता है मुंशी प्रेमचंद लिखित नाटक बड़े भाई साहब। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष नाटक मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने किया। वो तालीम जैसे मामलों में जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। 1 साल का काम कभी 2 साल में करते थे और कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। जब बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था और वो बड़े थे। मेरी तबीयत और निगरानी का उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता ऐसे में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। है जो टिशुम 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 टिशुम। मेरे भाई साहब स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे। हरदम किताबों को खोले रखना और कभी कभी तो किताबों के हाशिए पर कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया और कभी कभी भोंडी की भी तस्वीर बनाया करते थे। और कभी कभी ऐसी वाक्य रचना बनाते थे जिसका सर हो न पाओ। एक दिन क्या हुआ कि मैंने भाई साहब की कॉपी पर उन्हें कुछ लिखते हुए देखा। स्पेशल अमीना, भाई भाई, दरअसल भाइयों भाइयों, राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम। राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम। मैंने सोचा कि इस पहली का कोई अर्थ निकालो, लेकिन असफल रहा क्योंकि मेरे भाई साहब 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं। मेरे लिए उनकी रचना को समझना छोटा मुंह और बड़ी बात। मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मानो किताब खोले बैठे रहना मेरे लिए पहाड़ था। मौका पाते ही मैं घर से मैदान में आ जाता और तो फिर कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फिर फुटबॉल और अगर आप जैसा साथी मिल जाए तो फिर पूछना ही क्या, वो सीढ़ियों के बड़े बड़े झांपे पर लटक रहे हैं जैसे मोटर कार का आनंद ले रहे हो। ए दे धक्का, दे धक्का, अरे दे धक्का। क्या मजा आता था यार। वो सीढ़ियों के कांच फोड़ने का क्या मजा होता था यार। लेकिन भाई साहब के कमरे में पहुंचते उनका रौद्र रूप नजर आता था। उनका पहला सवाल यही होता, कहाँ थे? इसी सवाल को इसी ध्वनि में पूछा जाता था, कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे। लेकिन मेरे पास इसका जवाब मौन था, क्योंकि मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मेरा मौन मुझे कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। और भाई साहब के पास इसके सिवा कोई इलाज ही नहीं था कि वो गुस्से से भरे शब्दों से मेरा सत्कार करे। एंगर वेलकमिंग। क्या कहा? एंगर वेलकमिंग। इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, लेकिन एक शब्द भी नहीं आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना क्या तुम आसान बात समझते हो? अगर ऐसा हो तो कोई भी एरा गेरा नत्थु खेरा अंग्रेजी का विद्वान हो जाए। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर विद्या आती है। कहने को तो आ जाती है, लेकिन आती है क्या? अरे मैं कहता हूँ कि मैं कितनी पढ़ाई लिखाई करता हूँ, ये तो तुम अपनी आंखों से ही देखते हो ना। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, कभी तुमने मुझे वहां पर जाते हुए देखा है? रोज लोग सिटी गोल्ड में सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, पर तुमने मुझे वहां पर जाते हुए देखा है? अरे रोज लोग फेमस में कबाब और समोसे खाने के लिए जाते हैं, पर तुमने मुझे वहां पर जाते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि मैं रात दिन पढ़ाई लिखाई करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। और तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे, कैसे सोच सकते हो? मैं तो ये कहता हूँ कि भाईजान, अगर नहीं होता है तुमसे तो छोड़ दो ये पढ़ाई लिखाई और चले जाओ गाँव। क्यों दादा के पैसे यूं बेवक्त बर्बाद करते रहते हो?
की लताड़ सुनकर आंखों से आंसू बहने लगता। अपराध मैंने किया है तो लताड़ कौन सा है? टोनी, मैं मेरे भाई साहब उपदेश की कला में बहुत ही निपुण थे। ऐसी ऐसी बातें करते जैसे हमारे छरा नगर के प्रदीप बजरंगी करते हैं। सुन लो पेड़ाले, जुन्नी छूटी ना आई अरे नवी करी ना आई, 12 माले के अरे हाथ बिडुआ के, और ऐसी ऐसी बातें करते कि मेरे जिगर के टुकड़े हो जाते और मेरा मन पढ़ने के लिए नहीं करता। लेकिन 1-2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मेरा मन बदल जाता और मेरा जी करता कि मैं अब जी लगाकर पढ़ाई करूंगा और मैं तुरंत एक टाइम टेबल बना लेता। सुबह 5 बजे उठना, 6 से 7 नहा धोकर नाश्ता करना, 7 से 12 स्कूल जाना, फिर घर पे लौटना, फिर 1 से 2 गणित, 2 से 3 भूगोल, 3 से 4 इतिहास, 4 से 5 अंग्रेजी, फिर ट्यूशन जाना, ट्यूशन से बाहर वापस आना, फिर सो जाना, फिर से उठना, फिर से खाना खाना, फिर से पढ़ाई करने बैठना, फिर से इतिहास, फिर से भूगोल, फिर आराम। टाइम टेबल बना लेना एक बात है, लेकिन उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन से टाइम टेबल को तोड़ने की शुरुआत हो जाती है। रेल के मैदान में पहुंचते ही रेल के मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, कबड्डी की मैच की वो खींचातानी, गिल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना, गोटियां खेलना और सीढ़ियों के झांपों पर लटकना, ये सब चीजें उसे वहां पर खींच कर ले जाती। और जब वो वहां पर पहुंचता तो सब कुछ भूल जाता। ये आंख खोल किताबें, ये जानलेवा टाइम टेबल, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। इस तरह भाई साहब को मेरी फजीयत और नसीहत का अवसर मिल जाता। लेकिन भाई साहब की इतनी घुड़कियां सुनने के बावजूद भी मैं खेलने से तिरस्कार नहीं करता। मैं हमेशा खेलता रहता और पढ़ाई भी कर लेता। खैर ये सब चलता रहता है। सालाना इम्तिहान हुआ, मैं पास हो गया। हाँ मैं पास हो गया और मेरे भाई साहब फेल हो गए। मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया और भाई साहब फेल हो गए। मेरे और भाई साहब में 2 साल का अंदर रह गया। जी मैं आया, भाई साहब को आड़े हाथों, अरे कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या, कहाँ गया ना तो खुंज रहा ना, अरे मुझे देखिए मैं मजे से खेलता भी रहा और पढ़ाई भी करता रहा, आपने कौन सा दिन मान लिया। लेकिन भाई साहब की ये उदासी देखकर मुझे उनके लिए दिली हमदर्दी हुई। लेकिन हाँ मुझे अपने आप पे अभिमान हुआ, आत्मसम्मान भी बढ़ा। और अगर आप भाई साहब ने अब फिर से मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा। कहाँ जा रहे हो? क्या कहाँ जा रहे हो? खेलने जा रहा हूँ। अरे आपने कौन सा तीर मान लिया? मुझे देखिए पढ़ता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया हूँ। कहाँ गई आपकी वो आंखें पर किताबें? मुझसे पूछते हो कहाँ जा रहे हो? ये देखकर मुझे लगने लगा कि भाई साहब का वो रोब अब मुझ पर नहीं चला। एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय मैं गुल्ली डंडा का खेल खत्म कर वापस घर लौट रहा था। घर पहुंचते ही मानो भाई साहब ने तो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस बार पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। लेकिन भाईजान इतना अभिमान मत करो। अरे अभिमान तो बड़े बड़ों का नहीं रहा तो तुम्हारी क्या हस्ती है। मैं तो ये कहता हूँ कि तुमने केवल अभी एक दर्जा पास किया है। भाईजान तुमने इतिहास में रावण का हर तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने क्या सीख ली या फिर यूं ही पढ़ लिए? भाईजान रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते थे और रावण चक्रवर्ती राजा था। अरे बड़े बड़े देवी देवता भी उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसकी गुलामी करते थे। लेकिन उसका अंत क्या हुआ? उसके जीवन के अंत में कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी जिंदा नहीं रहा। भाईजान इतिहास गवाह है कि जिस किसी इंसान ने अभिमान किया है उसका नाम दिन और दुनिया से मिट गया है। और मैं तो तुम्हें यूं कहता हूं कि तुमने अभी केवल एक ही दर्जा पास किया है तो तुम्हारा दिमाग कैसे फिर गया भाईजान?
तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने ये अपनी मेहनत से पास किया है। ऐसा सोचो कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, लेकिन हाँ, बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गिल्ली डंडे के खेल में अंधा चोट निशान हो जाता है, लेकिन उससे कोई वो सफल खिलाड़ी नहीं कहलाता। अरे सफल खिलाड़ी वो होता है कि जिसका कोई निशान खाली न जाए। और भाईजान, जब तुम मेरे दर्जे में आओगे ना, तब तुम्हें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, तब पता चलेगा। अरे बड़े बड़े बादशाहों के नाम याद रख लेना क्या तुम आसान बात समझते हो? इंग्लिस्तान का इतिहास याद रखना पड़ेगा। अरे 8 हेनरी हो चुके, अब कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ है ये याद रख लेना क्या तुम आसान बात समझते हो? अब मैंने 8वें हेनरी की जगह 7वां हेनरी लिख दिया और सारे नंबर कट गए, 0 मिला 0। और भाईजान, कोडियो चार्ल्स हो गए, कोडियो विलियम्स हो गए, कोडियो जेम्स हो गए। अरे इन अभागों के तो मुझे नाम भी नहीं याद रहते। अगर मुझसे पूछते तो मैं पूरे 10 लाख नाम बता देता। और भाईजान, ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री की तो भैया बात ही मत पूछो। अब मैंने ब ज की जगह ज ब लिख दिया। ब ज की जगह मैंने ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। अरे 0 भी नहीं मिला, 0 भी। अरे मैडम, आप मुझे एक बात बताइए कि दाल भात रोटी खाई या फिर भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? लेकिन इन टीचरों को क्या, अरे इन टीचरों को क्या फर्क पड़ता है? ये तो यही चाहते हैं कि जो पुस्तक में लिखा हो ना, बच्चे वही अक्षर अक्षर डाले, और इसी का नाम इन्होंने शिक्षा रख छोड़ा है। और तुम्हें पता है कि हमारे गुजरात की मुख्यमंत्री ने कहा है कि सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा हर गांव, हर गरीब, हर बच्चे के पास जानी चाहिए। ऐसी शिक्षा जानी चाहिए, इसका नाम शिक्षा है। भाईजान, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं कि जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। असल चीज है बुद्धि का विकास, समझे? जब पास होने पे ये तिरस्कार है, तो फेल होने पे तो जान ही ले ली जाए। लेकिन भाई साहब की इतनी घुड़कियां सुनने के बावजूद, इतनी थप्पड़े खाने के बावजूद भी मैंने खेलना बंद नहीं किया। मैं खेलता भी रहा, मुझे से पास भी होता रहा और दर्जे में अव्वल भी आने लगा। और जब कभी कोई शिक्षक मुझसे पूछ ले कि बेनो घड़ी बोल, तो बे का बे बे दो चार बे त्रिछा बे जका बे चदा बे जंगबार बे चौक बे दसवां बे नौवां बे दस निशान टाई टाई फीस। ओ फिर सालाना इम्तिहान हुआ और हाँ, ऐसा अचरज हुआ कि मैं फिर पास हो गया, और भाई साहब फिर फेल हो गए। भाई साहब ने अब तो प्रवर्तक परीक्षण किया था। अरे कभी यहाँ पढ़ाई करते, कभी वहां पढ़ाई करते, कभी सामने बैठे पढ़ाई करते, कभी ऊपर पढ़ाई करते, पता नहीं कहां पढ़ाई करते रहते थे, लेकिन फेल हो गए। यहाँ तक कि भाई साहब ने तो कोर्स का एक शब्द चाट लिया था, यहाँ तक कि पन्ने भी फाड़ लिए थे, यहाँ तक कि जो पुस्तकों में जो शब्द लिखे थे वो भी धुंधले नजर आने लगे थे, और किताबें बोल रही थी कि चश्मे वाले भैया अभी तो हमें छोड़ दो। लेकिन कर भी क्या सकते हैं? मेरे मन में एक कुटिल विचार आया कि भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके दर्जे में आ जाऊंगा और उनके समकक्ष हो जाऊंगा। फिर भाई साहब को मेरी फर्जियत करने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है भाईजान, ये भी हो सकता है कि तुम मेरे समकक्ष दर्जे में आओ, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम मुझसे 2-3 दर्जे आगे भी निकल जाओ। लेकिन उम्र का क्या? उम्र के तजुर्बे में तुम मुझे कैसे पीछे छोड़ोगे? मैं तुमसे उम्र में पूरे 5 साल बड़ा हूं। मैंने तुमसे 5 दिवालियां ज्यादा देखी है और 500 रुपए के पटाखे ज्यादा फोड़े। भाईजान, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं
कि भगवान ना करे आज अगर मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाए और मेरी टांग टूट जाए तो तुम क्या करोगे बताओ? दादा को तार लिखूंगा। क्या करोगे? तार लिखूंगा। तार लिखोगे। अब ये सोचो कि तुम्हारी जगह अगर दादा होते तो वो क्या करते? वो किसको तार लिखते? अरे बताओ, किसको तार लिखते? अगर तुम्हारी जगह दादा होते तो सबसे पहले वो मेरे घाव को देखते, मेरे इलाज को समझते, अगर जरूरत पड़े तो मुझे किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए लेकर जाते भाईजान, क्योंकि उनके पास उम्र का तजुर्बा है। आज हम हमारी पढ़ाई लिखाई में जितना खर्चा करते हैं ना, उतने रुपयों से दादा ने अपने जीवन का एक महत्व का हिस्सा जिया है। ये तुम्हें पता है? अरे तुम्हें क्या पता चलेगा भाईजान? मैं हर बार तुम्हें एक ही बात कहता हूं कि उम्र का तजुर्बा सबसे ज्यादा तजुर्बा होता है। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, असल चीज है बुद्धि का विकास। हिसाब की ये बातें सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने तय कर लिया कि अब मन लगा के पढ़ूंगा। मैं पढ़ाई करने बैठ गया, मन लगा के पढ़ूंगा। गांधीजी अपना देशना राष्ट्रपिता હતા। ગાંધીજીના પિતાનું નામ કરમચંદ ગાંધી હતું। ગાંધીજીના પત્નીનું નામ કસ્તુરબા ગાંધી હતું। भाईजान, खेलने चलोगे मेरे साथ? पढ़ाई में ध्यान रख। भाईजान, खेलने चलोगे मेरे साथ? हाँ। एक पल तो जीने दो सारी मर मर के जिए, एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance so I grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance so